हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड अपनी आज की क्लास में हम लोग आपकी जो नेक्स्ट बुक है उसके नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपकी इंडियन सोसाइटी वाली बुक है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक चैप्टर रह गया है जो अदर बोर्ड्स में आ रहा है, दैट इज़ मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो उसकी भी एक वीडियो मैं कल परसों में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। तो साथ साथ दोनों बुक्स के चैप्टर चलेंगे। अब इस बुक का ये चैप्टर कवर करेंगे हम लोग और उसका मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर इन द लाइव सेशन। बाकी आप लोगों की जो भी डाउट्स थी, जो भी चीज़ें थी, दैट आई विल रिजॉल्व वेरी सून। जल्दी से इस वीक में ये कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस वाला पार्ट या जो भी ये चीज़ें हैं। और इस वीक में कंप्लीट नहीं भी होता है इनकेस, तो भी हम लोग नेक्स्ट वीक से आपका प्रॉपर वो लाइव का जो रिवीजन वाला सिस्टम है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पे ये आपका चैप्टर 4 दैट इज चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी। सबसे पहली बात तो अगर हम करें तो रूरल सोसाइटी क्या होती है। देखो, बहुत छोटे से हम लोग दो वर्ड सुनते आए हैं, रूरल और अर्बन। बहुत बेसिक क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हमको बता दिया जाता था रूरल और अर्बन। और हमें क्या पता है रूरल और अर्बन से कि ये पर्टिकुलरली गांव, और यहाँ पे बात होती है शहर की। अब गांव और शहर में डिफरेंस की बात की जाए, मैं बोलूँ गांव या शहर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो, फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है, फैसिलिटीज़ का डिफरेंस है। जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज़, फैसिलिटी में सब गया वैसे, वाटर ये वो सब, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे बेटर हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिस बेसिस पे हम एक रूरल और अर्बन एरिया को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए और किस तरीके से डेवलपमेंट हुई रूरल सोसाइटी की। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताइए कि जिस टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग था तब क्या कुछ शहर गांव ऐसा कुछ होता था? ऑलमोस्ट हर सोसाइटी, एक हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर सोसाइटी जो थी वो रूरल सोसाइटी में ही काउंट की जाती थी। क्लियर, क्योंकि ना तो यहाँ पे इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत मासिव हुआ था, ना यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन था, ना टेक्निकल अपग्रेडेशन थी। तो बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इतना अप टू द मार्क नहीं था। हम टोटली किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, राइट। प्री कॉलोनियल पीरियड देखो, प्री कॉलोनियल जब ब्रिटिशर नहीं थे तब ठीक है ट्रेड करते थे थोड़ी बहुत चीज़ों का। तब तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड, प्री कॉलोनियल तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, तब तो पूरा वर्ल्ड में ही कुछ लिमिटेड चीज़ों के ट्रेड और ये सब हो रहा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब साइंटिफिक टेम्परमेंट आया, ज़रूरत फील हुई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो धीरे धीरे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक पहुंचने लगी। तो यहाँ पे हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो थी वो प्राइमरीली बिल्कुल स्टार्टिंग में कैसी थी, पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। बाद में धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, गांव से लोग शहर में आके बसने लगे। इस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं हम लोग। अर्बनाइजेशन हुआ, लोग एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए गांव से शहर में आके बसने लगे। बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन हियर। ठीक है, अब हम बात करें तो पहले समय में जो इंडियन सोसाइटी थी उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? देखो, सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर। हम एक बहुत लंबे समय तक भी देखते आए हैं, आज़ादी के भी लंबे समय बाद तक, कि इंडिया में क्या है, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रखता है। एग्रीकल्चर की बात मोस्टली अगर हम देखें तो टर्शरी में हम शिफ्ट हुए हैं। इसको अलग हटा के अगर बताऊँ तो तीन सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो स्टार्टिंग में तो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड थे हम। ठीक है, ये चीज़ें बहुत कम थी। धीरे धीरे ये चीज़ें आई तो जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली ना, वो प्राइमरी के बाद सीधा टर्शरी में काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं हमें, सेकेंडरी में अभी भी कम है। इसी वजह से तो आप देख रहे हैं ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंट में, अभी कोरोना के टाइम पे ही एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का बेसिक मतलब था क्या? अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने आपसे लाइव सेशन में बात की थी कि करंट के एग्जाम्पल यूज़ करने हैं, ये सब। तो जब भी कभी सेल्फ रिलायंस टाइप आपको एग्जाम्पल यूज़ करना हो, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का है जहाँ हमें कुछ भी सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड डालना है, तो व्हाट यू विल कीप, आप आत्मनिर्भर भारत वहाँ पे यूज़ करोगे कि रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर, फॉर दिस पर्पज रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड और स्टार्टेड और लॉन्च द स्कीम नोन एज आत्मनिर्भर भारत। बस इतना ही, एक लाइन, कुछ फालतू बात नहीं लिखी, बट हमारा काम भी हो गया कि हमें पता है चीज़ें, राइट। तो ये हमने देखा, एग्रीकल्चर बेस्ड थी और थोड़ी मोड़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही चीज़ें, जैसे डेयरी वेरी, मतलब किसी ने एनिमल्स वगैरह पाल लिए तो उनके प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर लिया। अब एग्रीकल्चर और लैंड की बात करते हैं, तो जो
एग्रीकल्चर और ज़मीन होती थी ना, ये सिर्फ ये नहीं था कि इसमें हमें उगा के प्रोडक्शन करना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है या इससे मैं कमा रही हूँ, ये सबसे भी एक लेवल ऊपर की बात करी। ये सब तो चीज़ें तो हो ही रही थी, बट एग्रीकल्चर और लैंड जो होती थी वो जीवन जीने का एक तरीका थी उस टाइम पे। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑल द पीपल लिविंग आउट देयर आर फुल्ली एंड सोलली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। आज की डेट में भी देख लो ना, जिसके पास खेती है, बहुत ज़मीनें हैं भाई, वो उसकी अलग ही ठाट बाट है ना, उसकी अलग ही ठाट बाट है, उसकी अलग वैल्यू है, उसका रुतबा है, उसके पास पैसे होंगे, उसकी थोड़ा जिसके पास पैसे हैं और इतनी मतलब ज़मीन जायदाद कह लो, वो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉलिटिकली भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाला पर्सन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने ऐसे सुना होगा ना, लोग क्या कहते हैं कि अब मैं पूछूं किसी पर्सन से जाके कि भाई यहाँ पे आपका कौन सी ज़मीन है, कौन सा खेत है, तो क्या जनरली बहुत से लोग आंसर देते हैं, यहाँ खड़े होकर जितनी जगह पे आपकी आंखें जा रही है वो सब खेत हमारे ही हैं। ठीक है, तो वो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास तो इतनी ज़मीन है, तो पैसा उतना तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उतना होता है। अभी क्यों की है ये बात, ये आगे देखेंगे आप, है चैप्टर में। एग्रीकल्चर और कल्चर जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कैसे? अब सिंपल से बात है, एग्रीकल्चर फसलों को लेके जो होता है ना, हार्वेस्ट सीजन को लेके बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग नाम से, लाइक बैसाखी, बिहू, पोंगल, ओनम। ये सब क्या है हार्वेस्ट फेस्टिवल ही ना, लेकिन इनको सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन ये वही नई फसलों का या फसलों के कटने पे ये चीज़ें क्या की जाती हैं, सेलिब्रेट की जाती हैं। तो इस तरीके से, और ये सब क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट शो करते हैं। इस दिन लोग कलेक्ट होते हैं, अपने कल्चर की प्रॉपर ड्रेसेस पहन रहे हो, ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, ये सब चीज़ें चल रही हैं, फोक आर्ट। तो ये सब क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड कल्चर जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए हाउ, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अब ये सारे फेस्टिवल्स का नेम यूज़ करके कि इस टाइम पे कल्चर लोग कलेक्ट होते हैं, और कल्चर के फॉर्म में क्या, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, फोक, मतलब कोई स्टोरी नरेट करना, ये सब काम वहाँ पे होते हैं। ठीक, सॉरी। अब है अदर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड क्या थे रूरल इंडिया में। बेसिक सी बात है, खेती के अलावा क्या क्या चीज़ें थी। कुछ लोग पॉटर्स होते थे, कुछ कारपेंटर हैं, कुछ वीवर्स हैं, कुछ आयरन स्मिथ हैं, कुछ गोल्ड स्मिथ हैं। ये सब लोग भी, ये छोटे मोटे काम भी हमें रूरल इंडिया में देखने को मिलते थे कि पीपल आर एंगेज्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो। अब आगे हम बात करते हैं, एक टर्म यूज़ हुआ है पुवर्टी लाइन। क्या यूज़ हुआ है? पुवर्टी लाइन। तो पुवर्टी लाइन क्या होती है? देखो, जैसे कि आपके स्कूल में क्राइटेरिया होता है कि लाइक 33% जिसने स्कोर कर लिए, यू नीड टू गेट 33 मार्क्स टू गेट दिस इज द पासिंग मार्क्स बेसिकली ना। इफ़ यू स्कोर बिलो दिस देन आप फेल कैटेगराइज करे जाओगे, एंड अगर आपने इतने ऐसे ऊपर स्कोर कर लिए हैं तो आप कहलाओगे कि दैट यू आर पास। पॉवर्टी लाइन भी यही एक कंसेप्ट है। ये एक लाइन है जो क्लासिफाई करती है पुअर एंड नॉन पुअर को। मतलब जो लोग इसके बिलो आ रहे होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं, बीपीएल पर्सन हैं ये, वो कहलाए जाएंगे कि दे आर पुअर, एंड जो नॉन पुअर कहलाएंगे जो अबव पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं। जो लोग इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो कहलाएंगे कि दीज पीपल आर अबव पॉवर्टी लाइन, सो दे आर नॉन पुअर। अब पॉवर्टी लाइन कैसे कैटेगराइज होती है, कितने कमाने वाला पुअर, कितने कमाने वाला नॉन पुअर, तो वो इकोनॉमी हमें पढ़नी नहीं है यहाँ पे, तो वो हमारा पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ओनरशिप इन द लैंड। वुमेन को लैंड ओनरशिप क्यों नहीं दी जाती थी? आजकल के टाइम में ठीक है, गर्ल्स को लॉ आ चुका है, गर्ल्स को फादर की प्रॉपर्टी में राइट है, बट स्टिल आप देखते हो कि हर गर्ल क्लेम नहीं कर रही है, और हर फादर अपनी मर्जी से दे भी नहीं रहा है। या तो कुछ फादर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं बेटे भाई मेरे 4 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 4 बच्चे, 2 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, तो मैं अगर बेटों को दे रहा हूँ तो मैं बेटियों को भी दूंगा, इक्वल राइट आ चुका है। क्योंकि नहीं तो फिर कुछ डॉटर्स हैं जैसे आपस में नहीं बन रही है, भाई लड़ाई चल रही है भाइयों बहनों में, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी, वट एवर इज़ द रीज़न, एक्चुअल सोसाइटी की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको, देन वो डॉटर्स क्लेम कर देती हैं कि हमें प्रॉपर्टी में राइट चाहिए। तो बट प्रैक्टिकली बड़े लेवल पे देखा जाए तो ऐसा जनरली नहीं हो रहा है। ठीक है, और पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता था, पहले तो लीगली भी नहीं था ना ये चीज़ें। तो ये क्यों होता था? बिकॉज ऑफ द पेट्रीलिनियल सिस्टम एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। पेट्रीलिनियल सिस्टम में डिटेल में आपको बता भी चुकी थी। यहाँ पे क्या होता है, जो मेल डोमिनेंस वाला सिस्टम होता है, और मोड ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिट होगा फादर के बाद उसके बेटे को, उनके बाद उसके बेटे को, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा। इज दैट क्लियर? अब बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, एगेरियन स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज दिस एगेरियन स्ट्रक्चर? देखो, एगेरियन रिलेटेड, एगेरियन पढ़ते ही क्या समझ में आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रेरियन स्ट्रक्चर, तो ये हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मीन्स आप क्या कर रहे हो, जितनी भी लैंड होल्डिंग है, किसके पास कितनी जमीन है, उनको बांटना, ये कहलाता है, ये पूरा एग्रेरियन स्ट्रक्चर है। अब एक्सेस टू लैंड शेप्स रूलर कास्ट स्ट्रक्चर, किसके पास कितनी जमीन है, एक्सेस टू लैंड मतलब किसके पास कितनी जमीन है, कितना एक्सेस है लैंड का, वो शो करता है रूलर कास्ट स्ट्रक्चर को। ठीक है, कास्ट और क्लास में डिफरेंस क्या है पहले तो ये समझ लीजिए एक बार, जिसको नहीं क्लियर है। वैसे मैं बहुत क्लियर कर चुकी हूँ ये चीज़ें। कास्ट जो रिलेटेड होती है वो हिरार्की आपके बाय बर्थ डिसाइड हो जाती है, आजकल कम हो गई है, ये मैंने हर वीडियो में बोला है। बट एक अगर ऑफिशियल सिस्टम आप सोसाइटी का देखो तो वो बार बार बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ठीक है, ये कास्ट है, आप जिस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए, यू कैन नॉट चेंज इट बाय योर ओन, आपके पास राइट नहीं है इसको चेंज करने का। वहीं क्लास की बात करें तो क्लास आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लाइक ये इनकम से रिलेटेड होती है। मैं फॉर एग्जांपल पैदा हुई हूँ तो वो लो इनकम ग्रुप था, अगर मैं लो कास्ट में क्लास में आती थी, मतलब इतना पैसा नहीं था घर पे, इतनी चीज़ें फैसिलिटी नहीं थी, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन ठीक हुई, तो इंसान लो से मिडल और मिडल से हायर में भी जा सकता है, हायर क्लास में। और कोई हायर क्लास का पर्सन, मान लो पूरा बिजनेस ठप हो गया, फ्लॉप हो गया, तो वो हायर क्लास का पर्सन मिडल और लोअर क्लास में भी आ सकता है। तो दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑन योर बर्थ, एंड इट कैन बी चेंज एंड इट कैन नॉट बी चेंज। क्लियर हो गई ये बात। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन, पहली बात तो देखो ज़मीन देते भी पुराने समय की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं, पहले तो ज़मीन भी जो दी जाती थी ना, वो कास्ट देख के भी दी जाती थी, जमींदार्स वाला कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो वही बात की जा रही है कि सोसाइटी में लैंड ओनर्स होते थे और कुछ लेबरर्स हैं, जो इन लैंड ओनर्स की, जिनकी ये ज़मीन है, उनके यहाँ एज अ लेबरर काम करेंगे। अब ये जो लेबरर काम कर रहे हैं, इनको ना बहुत कम पैसे दिए जाते थे काम के बदले में, पेड बिलो स्टैचुरी मिनिमम वेजेस। स्टैचुरी मिनिमम वेजेस मतलब होता है जो लीगल मिनिमम वेजेस थे, कि कायदे से यार इतने तो देने चाहिए आपको, कायदे से एक दिन काम कराने के 100 रुपये तो दे दो, आप हमें 20 रुपये दे रहे हो काम कराने के लिए। तो इन्हें बहुत कम पे किया जाता था। सारा फायदा किसको मिल रहा है, लैंड ओनर्स को मिल रहा है। अमीर कौन हो रहा है, ये कास्ट अपर किसकी, इनकी। ये बेचारे लोअर कास्ट के थे, इनजस्टिस हो रही थी, कुछ काम भी नहीं था तो काम करने के लिए तैयार भी हो जाते थे 20 रुपये में, कुछ तो मिलेगा कम से कम। तो इनकी इनकम होती थी लो, एम्प्लॉयमेंट इनसिक्योर है, कब कोई काम से लात मार के निकाल दे पता नहीं, पिछला बकाया दे ना दे, पिछले भी पैसे मिले ना मिले, वी डू नॉट नो, कोई गारंटी नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं था। ठीक है, डेली वेज वर्कर होते थे। डेली वेज मतलब आज काम किया ले जाइए आज के पैसे, कल काम करेंगे पैसे ले जाइए, इस तरीके से इनको काम के बदले इनके पैसे मिलते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ध्यान से देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। थोड़ा बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, आता है के चक्कर में क्या होते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट पूछा है, आप अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन कर देते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम करने के इच्छुक है, काम करने के एबल है, लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो दिस इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जितना होना था उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टोटल 365 डेज या 366 डेज इन अ ईयर होते हैं, तो जब किसी पर्सन को पूरे साल के लिए काम नहीं मिल रहा है, या साल की बहुत कम, देखो 365 66 में कुछ तो हॉलीडेज भी होती हैं, ठीक है, बट नॉर्मली जनरली एक पर्सन को बहुत कम दिन के लिए काम मिल रहा है, जितना उसे एक एवरेज अच्छे खासे दिन के लिए काम नहीं मिल रहा है, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। नॉट वर्क, व्हेन अ पर्सन इज नॉट गेटिंग द वर्क फॉर मैनी डेज ऑफ द ईयर, बहुत सारे दिन के लिए जब उस पर्सन को काम नहीं मिला किसी साल में, तो इट इज़ कंसीडर्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। आई होप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो रही होंगी चीज़ें, और अगर हो भी रही हैं तो आई गेस आप बच्चे अब इतने एबल हो चुके हो कि आप मेरी स्पीड से मैच कर पा रहे हो। आई नो थोड़ी स्पीड जो है वो तेज़ है बोलने की, बीच बीच में मुझे याद आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर लूँ अपनी स्पीड को, धीरे हो जाऊँ, बट एक दो लाइन बाद वो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो गेन हो जाती है। तो आई होप इस चीज़ से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। स्टिल अगर किसी बच्चे को स्पीड से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कोशिश करूँगी इस पर और ज़्यादा वर्क करने की, राइट। अब बात हम करते हैं टेनेंट्स की। एग्रीकल्चर लेबर हो गए, अब टेनेंट्स कौन होते थे, बहुत जगह आप लोग ये वर्ड देखते हो टेनेंट्स लिखा होता है, तो टेनेंट्स होते हैं वो लोग जिन्होंने क्या करा है, कोई लैंड ओनर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अपनी ज़मीन नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, अब ज़मीन खरीदने जितने इतने सारे पैसे भी नहीं है, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकती हूँ पैसों का, तो मैंने क्या करा, मैं एक ज़मींदार के पास गई जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन थी। मैंने कहा देखिए ऐसा कीजिए, मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी ज़मीन जो है वो किराए पे दे दीजिए, खेती वेती करूँगी मैं, आपको कुछ रेंट दे दूँगी इसके बदले का। अब ज़मींदार भी बड़े चालू, आप हमारी ज़मीन पे खेती करोगे, ठीक है, कमाओगे अच्छा खासा आप, ठीक है, कमाओगे आप,
तो एक काम करो, आपके पे मजबूरी है ना मेरी, तो मेरे पास लैंड नहीं है मुझे, लेकिन काम करना है, कुछ तो चाहिए। तो जमींदार ने कहा ठीक है, मुझे अच्छा खासा रेंट दे दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उस जब लंबे समय के लिए आप किसी चीज को, जगह को रेंट पे लेते हो ना, तो उसे कहते हैं लीज। क्या कहते हैं? लीज। ठीक है। जनरली देखो, हम घर लेते हैं, ये कोई भी रेंट पे हाउस ले रहे हो, 11-11 महीने के एग्रीमेंट बनते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पीरियड है, काइंड ऑफ, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, 1 साल भर से भी छोटा पीरियड, और 11 महीने बाद फिर रिन्यू करा सकते हो आप। ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, ये लंबे समय, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक के लिए इवन कई बार चीज़ें लीज पे ली जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, कल्टीवेटर्स जो लैंड को लीज पे, टेनेंट्स कौन होते थे? वो कल्टीवेटर जो लीज पे ले रहे हैं, यानी कि एक तरीके से रेंट पे ले रहे हैं जमीन को लैंड ओनर्स से। इनको भी बहुत कम रिटर्न मिल पाता था काम के बदले का। और रेंट कितना जमींदार चार्ज करते थे, लैंड ओनर चार्ज करते थे 50 to 75% के बीच में रखते थे ये अमाउंट। तो मेरे कमाई का, मैंने 100 कमाया, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 75 आपको दे दूंगी, बचा मेरे पास 25, इन 25 में से मुझे अपना खर्चा, कॉस्ट जो लगा वो भी देखना है, और फिर अपना घर भी चलाना है। तो इन 25 में कैसे काम चलेगा मेरा? तो सिचुएशन देख रहे हो ना आप, किसानों की सिचुएशन उस टाइम पे कितनी बुरी थी। इसलिए तो आज़ादी के टाइम पे हल्ला किसानों ने कितना काटा है, और फिर इनके लिए कितने सारे जो है आंदोलन, सत्याग्रह, और कितने सारे रिवोल्ट, ये सब चीज़ें भी हुई हैं। राइट। अब जनरली क्या होता था, देखो, जनरली जो थी, हायर कास्ट हायर क्लास बन जाती थी। कैसे? अपर कास्ट के लोग हैं, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा इज्जत मिलेगी, तो काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। जनरली ये कंसेप्ट चलता था। हाँ, कुछ जगह नहीं भी चलता था। कुछ जगह ऐसा होता था कि ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स तो कास्ट में टॉप पे आते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग नहीं होती थी, है ना। ऐसा भी होता था, एक आधी एक्सेप्शंस तो अब हर जगह है। ठीक है। बट जनरली ऐसा होता है कि हायर कास्ट और हायर क्लास। लेकिन इसके अपोजिट यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट आ रहा है, वो है डोमिनेंट कास्ट का। इफ किसी भी बच्चे ने पूरी वीडियोस देखी है, अच्छे से सुनी है और समझी है, तो उनको डोमिनेंट कास्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं। बट शॉर्ट में दोबारा बता रही हूँ, डोमिनेंट कास्ट, ये कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया था। यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक कास्ट जिसका दबदबा चल रहा है, जो दूसरों को चला रही है। एक कास्ट जिसका दबदबा चल रहा है, वो क्या हो जाती है? डोमिनेंट कास्ट हो जाती है, और वो दूसरों को चला रही है। राइट। ये डोमिनेंट कास्ट हो गई। अब डोमिनेंट कास्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बैकग्राउंड छोटी सी जल्दी से कहानी बता दूँ तो हुआ क्या था। जनरली तो कास्ट हायरार्की चल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चल रहा था सोसाइटी में। बट आज़ादी के बाद हमें पता है, धीरे धीरे इन सबको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लॉज आए। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें लिख दी गई इनके बारे में, कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये वो चीज़ें। इसी तरीके से जब लैंड होल्डिंग डिवाइड करने की बात आई, कि ब्रिटिशर के टाइम पे तो ये ज़मीन किसके पास कितनी है सब बिखरा हुआ था, तो बहुत सारे लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए गए। अगेन, वो रिफॉर्म्स तो आपको नहीं पढ़ने अभी, बट हमें ये देखना है, इसके चलते बहुत से ऐसे लोगों को भी लैंड मिली, जो लोग कास्ट हायरार्की में टॉप अपर कास्ट के लोग नहीं थे, मतलब मिडल या लोअर कास्ट के लोग थे। तो ऐसे भी बहुत से लोगों को क्या मिल गई? लैंड होल्डिंग मिल गई। तो अब वो क्या बन गए? किसी जगहों पे वो बन गए डोमिनेंट कास्ट। हो सकता है कुछ एरिया में, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक जगह है, ठीक है, अब यहाँ पे ब्राह्मण तो है ही नहीं, मान लो ये 2 घर जो हैं ये ब्राह्मण्स के हैं, बाकी जितने भी घर हैं ये किसी और कास्ट के हैं। कुछ घर, अब ये मान लो 1 2 3 4 5, और ये 6 घर हो गए यहाँ पे जाट कम्युनिटी के, और ये 1 2 3 घर हो गए किसी अदर कम्युनिटी के। तो ऑब्वियस बात है, ये 6 घर इनके, और इनकी बहुत सारी जमीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डोमिनेंट कास्ट कौन हो जाएंगे? ये। राइट। तो ये वो कास्ट होती थी जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग होती थी, डोमिनेट कर सकती थी लोकल सोसाइटी को। नंबर ऑफ पीपल ये ज़्यादा, जगह इनकी ज़्यादा, पैसा ये ज़्यादा कमा रहे हैं, काम पे ये आपको अपने यहाँ रख रहे हैं, जगह ज़्यादा, काम इन्हीं के पास है ना। तो ये बन जाती थी इस जगह पे डोमिनेंट कास्ट। राइट। हर जगह पे वो कास्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर लोग इन इन जगहों पे डोमिनेंट कास्ट कहला रहे थे, जैसे जाट्स एंड राजपूत यूपी में, ठीक है, वोकालियास एंड लिंगियाट्स कर्नाटका में, रेडीज आंध्रा में, और जाट एंड सिख पंजाब। ये क्या थे? कुछ डोमिनेंट कास्ट के एग्जाम्पल थे। अब आगे हमारे पास टॉपिक है कि जो मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर थे, ये जनरली लो कास्ट के होते थे। राइट। मार्जिनल एंड जो लैंडलेस फार्मर्स थे, ये जनरली लो कास्ट के होते थे। और लो कास्ट में भी जनरली जो ऑफिशियली लो कास्ट जिनको कैटेगराइज किया गया, देखिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ प्लीज़, तो आप इस चीज़ का कोई मुद्दा बना के ऑफेंडेड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ये लो कास्ट ये नहीं, मतलब पर्टिकुलरली डिफरेंट काइंड्स के बच्चे होते हैं ना। तो ऑफिशियली जो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम चल रहा था सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग SC ST एंड OBC और द लो कास्ट पीपल। ठीक है। तो वहाँ पे जनरली ये लोग क्या करते थे? मार्जिनल या लैंडलेस फार्मर के रूप में काम कर रहे थे। और बल्कि अनटचेबल्स जो लोग होते थे,
ठीक है, इनके तो लैंड होल्डिंग राइट ही नहीं दिया जाता था, इनको तो लैंड होल्डिंग राइट ही नहीं दिया जाता था इन पर्टिकुलरली कि ये लैंड खरीद ही नहीं सकते। अब अनटचेबल के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती थी तो लैंड, ऑब्वियस बात है कि लैंड तो इन्हें खरीदने कैसे दी जाएगी, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, साथ में जिस पर्टिकुलर जगहों पे ये लोग रहते हैं उस जगह पे कोई नॉर्मल पर्सन आता जाता नहीं है, जिस वेल से नॉर्मल पर्सन पानी पीता है उस वेल से पानी नहीं पी सकते, ये टेम्पल में नहीं जा सकते, तो हाउ विल द पीपल अलाउ कि ये लोग लैंड होल्ड करें, तो ये सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ थी, इसके बाद था हमारे पास प्रोप्राइटरी कास्ट, सॉरी, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है प्रोप्राइटरी कास्ट। तो प्रोप्राइटरी कास्ट में क्या था, देखो प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर होते हैं बेसिकली, तो प्रोप्राइटर कौन, ओनर हो गए, प्रोप्राइटरी कास्ट कौन हो गई, जिनके पास जो लोग लैंड ओन कर रहे हैं, तो वो कास्ट ओन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैन कमांड लेबर टू वर्क फॉर देम, इनके पास बहुत सारी लैंड है, अब लैंड इनके पास है तो काम भी यही लोग देंगे, काम ये लोग देंगे तो लेबर से अपनी मनमर्जी का काम करवाएंगे। अब क्योंकि लेबर मजबूर है, कोई और काम नहीं है, पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं है, तो ये लोग पावरफुल है, इन्हीं की माननी पड़ेगी, मजबूरी है। और जब लेबर मजबूर होती है तो मजबूरी में लोगों का फायदा उठाना क्या बन जाता है, अपर कास्ट, या अपर कास्ट नहीं मतलब जो डोमिनेंट लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक कंसेप्ट आया था बेगार और फ्री लेबर का, काइंड ऑफ बंधुआ मजदूर भी हम कह सकते हैं। तो बेगार और फ्री लेबर या बंधुआ मजदूरी में क्या होता है, आप लोगों से काम करवाते हो और उसके बदले उन्हें पैसे नहीं देते हो, आपने उन्हें घर पे लाके रख लिया और उसके बाद आप उन्हें इन रिटर्न पेमेंट नहीं कर रहे हो। ये सिस्टम जो था ये हेरिडिटरी लेबर रिलेशनशिप चलता था। लाइक अगर किसी के घर में किसी के फादर या मदर जो है वो बंधुआ मजदूर बन गए हैं तो उनके बच्चे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ लिए, ठीक है, उनको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था फोर्सफुली, ये काम फोर्सफुली करा जाता था, ऑल दो इलीगल था, बट लीगल चीज़ें होती कहाँ थी हमारे यहाँ पहले। ठीक है, धीरे धीरे लॉ आया, चीज़ें इंप्रूव हुई, तब जाके यहाँ पे इसको लीगली क्या करा गया, बंद करा गया। तो हम देखते हैं गुजरात में हालपति सिस्टम, अब हालपति डिटेल में क्या है ये अभी पढ़ने का काम नहीं है, राइट। इफ़ कोई बहुत क्यूरियस है और किसी की अच्छे से तैयारी हो रखी है तो आप गूगल कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम के बाद देख लेना इन चीज़ों को। कर्नाटका में जीता सिस्टम, ये सब कुछ एग्जाम्पल है किसके, बेगार सिस्टम के। अब मैंने बताया कि ये जो बेगार सिस्टम है ये ऑब्वियस बात है ना, लीगल नहीं है, ऐसे किसी को पकड़ के आप अपनी मर्जी से उससे सारे काम करवा रहे हो और काम के बदले में उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो इसको लीगली अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 जो है वो अबॉलिश करता है। अब ये चीज़ अगर आप यूज़ कर देंगे ना, दैट विल वर्क एज अ चेरी ऑन द केक, आपके आंसर पे बिल्कुल चेरी का काम करेंगी ऐसी इन्फॉर्मेशन कि बच्चा लिंक कर पा रहा है इसको, आप सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट को पॉलिटी से, लीगल चीज़ों से, लॉ से भी लिंक कर पा रहे हो। आई डोंट थिंक ये आर्टिकल याद रखना मुश्किल पड़ जाएगा बहुत। तो आर्टिकल 23 अबॉलिश करता है बेगार सिस्टम को, तो व्हेनेवर हमें बेगार यूज़ करना हो तो हम आर्टिकल 23 भी यूज़ करेंगे। अब यहीं पे एक नाम लिया गया है भूमि हार्ट्स। अब क्वेश्चन देखो, ये एक छोटा छोटा वर्ड भी मेरे लिए लिखवाना क्यों ज़रूरी है, और मैं क्यों, आपको लग रहा होगा खिंच रहा है फालतू में, छोटा सा, इतनी सी बात थी, डिटेल डिस्कशन, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, मैंने बताया 1 to 16 ऑब्जेक्टिव आएंगे, अगर ये पूछ लिया कि भूमिहार कहाँ से बिलोंग करते थे या कहाँ की डोमिनेंट कास्ट थी, तो बिहार की थी, ऑप्शन आ गए स्टेट के नाम, तो वन शुड नो अबाउट दिस, और वो तभी होगा जब आपने यहाँ पे सुना होगा, राइट। तो भूमिहार जो थे वो डोमिनेंट कास्ट कहाँ की थी, नॉर्थन बिहार की थी। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ ही मैं आपका मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दूसरी बुक का चैप्टर वो भी स्टार्ट कर दूंगी। कन्फ्यूज़न नहीं होगी कोई, बिकॉज सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है दोनों की, तो आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करके वीडियो सर्च करिएगा, ठीक है। बाकी तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन पूरी वीडियो में मेंशन होती है कि कौन सा पार्ट किस वीडियो का हम लोग डाल रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।